ये आपका आज का संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल वाला पाठ है। ये आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। जनादेश से निकले दो विशेष संदेश। जहां जम्मू कश्मीर का जनादेश यह कहता है कि इस क्षेत्र में लोकतंत्र सशक्त एवं जीवंत है, वही हरियाणा के नतीजे मोदी के कथित ह्रास के नैरेटिव को खारिज करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आपके विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके रिजल्ट आ चुके हैं, तो उन्हीं के संदर्भ में बातें कही जा रही हैं। 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। यहाँ 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस और उसके गठबंधन को 48 सीटें मिली हैं, बहुमत मिला है। और आप देखते हैं बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं, पीडीपी को 3 सीटें मिली हैं। वहीं अगर हम लोग हरियाणा की बात करें तो 90 सीटों के लिए हुआ था, जिसमें से 48 सीटें बीजेपी को मिली हैं और आप देखते हैं कि 36 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। बाकी छोटे छोटे दल और जो आप देखते हैं कि एक तरह से निर्दलियों को मिल गई हैं। 2 सीटें अभय चौटाला की पार्टी को मिली हैं, बाकी निर्दलीय रहे हैं। और विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधानसभा का चुनाव, विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। तो ये राजनीति की बात हो रही है, आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल को, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव ने देश का ध्यान इसलिए और अधिक आकर्षित किया हुआ था क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले ये पहले चुनाव थे जहां जम्मू कश्मीर को जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी नेका और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत दिया। वहीं हरियाणा की जनता ने भाजपा को तीसरी बार सत्ता सौंपे। यहां भाजपा ने करीब 40% वोट हासिल कर हैट्रिक लगाई है। जम्मू कश्मीर में भाजपा प्रदर्शन पहले से थोड़ा बेहतर रहा है। इस बार उसे करीब 2.65% वोट अधिक मिले हैं। कांग्रेस को दोनों राज्यों में नुकसान हुआ है। हरियाणा में सत्ता विरोधी रुझान तथा किसान पहलवान जवान के नारे के चलते कांग्रेस अपनी ताजपोशी सुनिश्चित मान रही थी, लेकिन उसे निराशा मिली। और जम्मू कश्मीर में वह नेका का पिछल लग्गू बन गई और उसे पिछली बार से भी कम सीटें मिली हैं। हरियाणा में ऐसा विमर्श बनाया गया था कि कांग्रेस को सत्ता मिलना सुनिश्चित है। किसान, महिला पहलवान और अग्निवीर जवानों को मोदी के विरोध में बताया गया था, लेकिन यह साफ हुआ कि किसान आंदोलन समर्थ किसानों और राजनीतिक दलों द्वारा पोषित था। महिला पहलवानों का आंदोलन भी राजनीति से अधिक प्रेरित था और अग्निवीर पर अनर्गल प्रचार था। किसान, युवाओं और खिलाड़ियों के उन्नयन हेतु मोदी सरकार के कार्यों को जनता ने सराहा। नतीजों ने इस दुष्प्रचार की पोल खोल दी कि महिलाओं और दलित भाजपा के विरोध में, उल्टे जाट वर्चस्व के विरोध गैर जाटों की लामबंदी हुई और अति दलितों ने आरक्षण उपवर्गीकरण पर भाजपा का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से हटने पर एवं केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव था। 2019 के पहले यहाँ आतंकियों के फरमान, अलगाववादियों की बायकॉट अपील और भय से भरे वातावरण में चुनाव होते थे। मोदी सरकार ने लोकतंत्र बहाली के लिए 2019 में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, 2020 में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और 2021 में पंचों एवं सरपंचों के चुनाव कराए। इसी क्रम में 2024 में लोकसभा चुनाव हुए। परिसीमन के बाद जम्मू संभाग में 43 और कश्मीर संभाग में आप देखते हैं कि 47 सीटें आवंटित हुई। भाजपा 60 सीटों पर चुनाव लड़ी और 19 कश्मीर और 41 जम्मू में। पार्टी ने 23 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया। कांग्रेस नेका गठबंधन के रूप में क्रमशः 32 और 51 सीटों पर चुनाव लड़े और 5 सीटों पर उनका मित्रवत मुकाबला था। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और अल्ताफ बुखारी की पार्टी भी थी। इसके अलावा आवामी इत्तेहाद पार्टी भी चुनाव में उतरी और जिसके मुखिया सांसद इंजीनियर राशिद आतंकी फंडिंग के मामले में तिहाड़ में बंद थे।
लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराया था, लेकिन उनके दल समेत अन्य पार्टियां कुछ नहीं कर सकी। पीडीपी भी बुरी तरह से मट गई। नेका कांग्रेस अन्य क्षेत्रीय दलों का एजेंडा एकता की अनुच्छेद 370 वापस लाना और राज्य का दर्जा बहाल करना, उन कानूनों को समाप्त करना जो विशेष राज्य दर्जे को प्रभावित करते हैं, राजनीतिक बंदियों को रिहा करना, पाकिस्तान से वार्ता करना, भू स्वामित्व को सीमित करना, जन सुरक्षा कानून खत्म करना आदि। कांग्रेस महिलाओं और बेरोजगारी के लिए भत्ते, बीमा योजनाएं जैसे अपनी कुछ लोक लुभावन गारंटियों के साथ मैदान में थी, जबकि भाजपा ने जम्मू कश्मीर में अपने लोकतंत्र की स्थापना, क्षेत्रीय विकास, युवाओं के भविष्य का निर्माण और आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर जोर दिया। आतंकियों द्वारा हिंदुओं के दमन से लाखों हिंदुओं को कश्मीरी छोड़ना पड़ा था। इस कारण आज कश्मीर पूर्णतः मुस्लिम बहुल हो गया और उनमें भाजपा की पैठ नगण्य है। कश्मीर में मतदाताओं को वोट बटा नहीं, वहां एक मुश्त नेका को गया है। जम्मू संभाग में मुस्लिम आबादी 1/3 है और यहाँ के केवल 4 जिले जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर हिंदू बहुल हैं। पीर पंजाल के कुछ पुंछ और डोडा मुस्लिम बहुल हैं तथा चेनाब घाटी के 3 जिले मिश्रित आबादी वाले हैं। मजहब के अलावा जम्मू में जाति, जनजातीय और आप देखिए भाषाई अस्मिता प्रभावी है। इसलिए जहां कश्मीर में भाजपा के लिए कोई राजनीतिक स्पेस नहीं है, वहीं जम्मू में उसे कांग्रेस, पीडीपी और नेका आदि से राजनीतिक स्पेस साझा करने की व्यवस्था है। जम्मू में 2014 से भाजपा का प्रभाव बढ़ा है, तब उसे 25 सीटें और 22.98% मत मिले थे और इस बार उसकी सीटें और बढ़ी हैं और इन चुनाव में पीडीपी को 13.8% मतों का नुकसान हुआ है। आश्चर्यजनक रूप से आम आदमी पार्टी ने डोडा में भाजपा को हराकर अपना खाता खोला। जैसे हरियाणा में भाजपा की सरकार बनना तय है, उसी तरह जम्मू कश्मीर में नेका कांग्रेस गठबंधन की उमर अब्दुल्ला सरकार बनाने जा रहे हैं और चूंकि केंद्र शासित क्षेत्र बनने के बाद यहाँ उपराज्यपाल की शक्तियां विपुल हैं, अतः शासन का स्वरूप पहले जैसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री को अनेक महत्वपूर्ण कार्यों हेतु उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। जिस तरह से दिल्ली में आप लोग देखते हैं ना, दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच काफी तनातनी चलती रहती है ना, ये भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के संदेश भिन्न है। जहां जम्मू कश्मीर चुनाव ने विश्व को यह संदेश दिया कि भारत के इस भूभाग में लोकतंत्र सशक्त और जीवंत है, वहीं हरियाणा का जनादेश भाजपा और प्रधानमंत्री के तथाकथित राष्ट्र डबल इंजन के फेल होने के नैरेटिव को खारिज करता है। ये दोनों ही संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाजपा जानती है कि जम्मू कश्मीर में केवल 60 सीटों पर चुनाव लड़कर बहुमत पाना और सरकार बनाना संभव नहीं है। उसे तो यह साबित करना था कि उसने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ें गहरी करने का काम किया है। वह इसमें सफल भी रही। हरियाणा की अभूतपूर्व विजय से भाजपा को महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार के आगामी चुनाव में वांछित ऊर्जा और आत्मविश्वास अवश्य मिलेगा। लेखक, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक और राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर AK वर्मा, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं तो बहुत सारे लोग इनके विचार से सहमत होंगे, बहुत सारे लोग असहमत भी होंगे, लेकिन 370-35 से दोबारा आने वाला नहीं है, ये मान के चलिए। क्योंकि आप देखते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की हुई थी ना कि पहले जैसी स्थिति कर देंगे हम, वो होने वाला नहीं है। बाकी ठीक है, जो भाजपा ने हरियाणा में पलट दी बाजी। यदि हरियाणा में कांग्रेस लगातार तीसरी बार भाजपा से पीछे रही गई तो इसके लिए वह अधिक जिम्मेदार है। अब आप देखते हैं कि हर लोग अपने अपने आकलन करेंगे, वो उसे जिम्मेदार ठहराएगा, वो उसे जिम्मेदार ठहराएगा, ये चलता रहेगा। तो आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, मैं इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और देखिए, जिस तरह से कमलनाथ बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए थे, ओवर कॉन्फिडेंस कह देते ना आप लोग, उसी तरह से यहाँ हुड्डा साहब थे। यहाँ आप देखिए, आम आदमी पार्टी से समझौते के लिए राहुल गांधी कहते रह गए, उन्होंने बात ही नहीं मानी। इसी तरह कमलनाथ से अखिलेश यादव का गठबंधन करवाने के लिए कांग्रेस ने कोशिश की थी, लेकिन वहां कमलनाथ को लगता था कि हम अपनी दम पर जीत जाएंगे। तो इसलिए कई बार क्या होता है, आपसी गुटबाजी भी इन्हें ले डूबती है। यहाँ हरियाणा में भी देखने को मिली। तो चलिए, ये सब पढ़ सकते हैं आप लोग, पढ़ना है तो। उन्नति में अवरोध, आलस। जीवन में सफलता तो प्रत्येक मनुष्य की अभिलाषा होती है, और लेकिन सभी उसके लिए पर्याप्त परिश्रम एवं पुरुषार्थ नहीं कर पाते। परिश्रम एवं पुरुषार्थ की राह में आलस एक बड़ा अवरोध है। आलस मानव की एक सामान्य प्रवृत्ति है और जिसके अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। आलस से आशा है किसी कार्य को टालना, अनिच्छा से कार्य करने का प्रयास करना या समय पर कार्य न करना। यह एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा बनती है। आलस के कई कारण हो सकते हैं। पहला, व्यक्ति की मानसिक स्थिति इसका मुख्य कारण होता है।
कभी कभी मनुष्य मानसिक रूप से थकान महसूस करता है और कार्य करने की ऊर्जा नहीं जुटा पाता है। दूसरा, काम की अधिकता या फिर कार्य के प्रति रुचि की कमी भी आलस को जन्म देती है। कई बार हमें कोई कार्य बोझिल या नीरस लगने लगता है और जिससे उसे करने में विलंब होता है। एक और अहम कारण है लक्ष्य या फिर उद्देश्य का अभाव। समय अत्यंत मूल्यवान है और आलस समय को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है। आलस का दुष्प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि समाज और राष्ट्र भी इससे प्रभावित होते हैं। एक आलसी व्यक्ति अपने परिवार और समाज की प्रगति में बाधा बनता है। समाज में आलसी लोगों की बढ़ती संख्या देश की समृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकती है। आलस से निदान पाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अनुशासन और नियमितता लाए। सबसे पहले जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और उसकी पूर्ति की दिशा में उन्मुख होना महत्वपूर्ण है। और समय प्रबंधन एवं आदर्श जीवन शैली भी आलस को दूर करने में सहायक होते हैं और इससे व्यक्ति ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करता है। और मैं आप लोगों से कहता भी हूँ कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें दिलचस्पी रखिए और अपना 100% दीजिए, क्योंकि 100% देंगे तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आप लोगों के लिए 100% पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। कोई माने या ना माने, मैं इतने छात्रों से बातें कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ, मैंने 1% भी ऐसे छात्र नहीं मिल पाया अभी तक जो अपने काम के प्रति, अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति पूरी तरह से, यानी 100% वो ईमानदार हो। आप देखिए कोई ना कोई कमी को लोग लेकर रोते रहते हैं, अरे भैया हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। जब उनके पास वो आ जाता है फिर कोई और उनकी कमी आने लगती है। और मैं इतना कह रहा हूँ कि देखिए पढ़ाई को देखकर वो टाइमिंग को देखकर पढ़ाई करते हैं, बड़ा टाइम टेबल बनाते हैं, और बाकी कामों में वो आप देखते हैं कि जब पढ़ेंगे ना तो 1 घंटे पढ़ लिया, अच्छा बहुत पढ़ लिया, फिर छोड़ देंगे। और आप देखिए दूसरा काम कर रहे होंगे, रील देख रहे होंगे, फेसबुक चला रहे होंगे, व्हाट्सअप टेलीग्राम चला रहे होंगे, तो वहां अब उन्हें टाइम नहीं दिखता है। और मैंने एक बात हमेशा कही है और सबसे कहा है, पढ़ाई के लिए कोई टाइम टेबल मत बनाइए भैया, ईमानदारी से अपने 6 से 8 घंटे क्या करिए, ईमानदारी से सोइए अपना। बाकी टाइम मैं कहता हूं कि 2 से 4 घंटे खाने के लिए हो गए, नहाने के लिए हो गए, बाकी जो टाइम बचा है उसे ईमानदारी से अपनी पढ़ाई के लिए उपयोग करिए। जितना भी टाइम बचा है, 6 घंटे बचेगा ना आपके पास, तो पूरी तरह से ईमानदारी से केवल पढ़ाई करिए। लेकिन लोग कहाँ पढ़ते हैं। सपना होगा पूरा तो 100 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि निर्गत कर दी जाएगी। सबका सपना होता है कि उनके सिर पर एक पक्की छत हो, खुशी की बात है। ऐसे 2.43 लाख परिवारों का सपना शीघ्र साकार होने जा रहा है। केंद्र और राज्य के समेकित प्रयास का ही नतीजा है कि बिहार इस योजना का लाभ लेने में अव्वल है। पिछले 8 साल में राज्य में करीब 37 लाख आवास इस योजना के तहत तैयार हुए हैं। इन लाभुकों के लिए यह राहत की बात है जिनके मकानों को स्वीकृति मिल गई है, लेकिन अभी भी करीब 10 लाख से अधिक परिवार ऐसे हैं जिन्हें इस योजना के तहत चिन्हित किया गया और इन्हें इंतजार है कि कब उनका भी नाम लाभुकों की सूची में आए और वे भी अपने पक्के घर में रह पाए। और जब पैसा रिलीज होने जा रहा है तो यह सुनिश्चित कराना होगा कि योजना जमीन पर उतरे। पूर्व के अनुभव बताते हैं कि कई लाभुकों ने पहली या दूसरी किस्त ली, लेकिन उनके मकान अब भी अधूरे हैं। या तो उन्होंने मकान का पैसा दूसरी जगह खर्च कर दिया या फिर पैसा लेने के बावजूद मजदूरी या काम के सिलसिले में कहीं और चले गए। इन अधूरे आवासों के कारण योजना में विलंब होता है। केंद्र राज्य सरकार से रिलीज पैसा के एवज में आवास बनने का सबूत मांगता है, लेकिन अधूरे मकान के कारण जिच फंस जाती है और पुराने पैसे की उपयोगिता प्रमाण पत्र के बिना केंद्र अगले मकानों की स्वीकृति से हिचकिचाता है। ऐसे में वास्तविक लाभुकों का कष्ट बढ़ जाता है। बेहतर होगा कि इस बात की मॉनिटरिंग और सख्ती की जाए कि पैसा लेने वाले मकान बना रहे हैं या नहीं। हर पंचायत और ब्लॉक पर न सिर्फ अफसरों को बल्कि जनप्रतिनिधियों को भी सजग रहना होगा और इस तरह समेकित प्रयास से उपयोगिता प्रमाण पत्र में अड़चन नहीं आएगी और ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को शीघ्र मकान मिल जाएगा। और पीएम आवास योजना के बारे में आप जरूर याद रखिएगा, ये कब आई हुई थी। ये आप देखते हैं कि 25 जून 2015 में आई थी ना, उसी की बात हो रही है। ये जरूर याद रखिएगा इस तरह की योजनाओं के बारे में। पेंगोलिन पर मंडराता खतरा। पेंगोलिन दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले स्तनधारी जीवों में से एक है। यह मूलतः एक कीट भक्षी प्राणी है और जिसके शरीर पर ठोस तल्क स्केल का आवरण होता है। पेंगोलिन की कुल 8 प्रजातियां हैं, जिनमें से 2 भारतीय पेंगोलिन लुप्तप्राय और चीनी पेंगोलिन गंभीर रूप से लुप्तप्राय
भारत में भी पाई जाती हैं। वर्ष 2015 से 21 के बीच जब्त की गई वन्य जीव सामग्रियों में पेंगोलिन का हिस्सा 28% तक था, जो इसकी उच्च तस्करी दर को दर्शाता है। और पेंगोलिन को जंगल का संरक्षक माना जाता है। वे परिस्थिति तंत्र के संतुलन में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। एक तरफ वे दीमक व चींटियों का भक्षण कर जंगल में उनकी आबादी को सीमित रखते हैं, दूसरी तरफ मिट्टी खोदने की उनकी प्रवृत्ति मिट्टी को उर्वरा बनाती है। ये जीव परिस्थिति तंत्र में कीट नियंत्रण में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, और जिससे पेड़ पौधों की भी सुरक्षा होती है। पेंगोलिन द्वारा भोजन के लिए जमीन खोदते रहने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता रहता है। पेंगोलिन जंगल में प्राकृतिक माली की भूमिका निभाते हैं। हालांकि प्राकृतिक आवास के नुकसान और अवैध शिकार के कारण पेंगोलिन विलुप्त होने की कगार पर है। जीवित रूप के अलावा पेंगोलिन के विभिन्न अंगों जैसे सल्क, खाल, पंजा, मांस और हड्डी का व्यापार किया जाता है। भारत से इसकी तस्करी पड़ोसी देशों जैसे चीन, म्यांमार, नेपाल में की जाती है। ट्रैफिक, और आप देखते हैं कि ट्रैफिक और वर्ल्ड लाइफ फंड इंडिया द्वारा 2018 से 2020 के बीच जब्त सामग्री में 1203 स्थानिक पेंगोलिन के अवैध शिकार एवं तस्करी के आंकड़े सामने आए थे। उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इस मामले में शीर्ष 3 राज्यों में है। और आप देखते हैं चीन और वियतनाम में पेंगोलिन के मांस को एक विशेष व्यंजन के रूप में परोसा जाता है, और इसके सल्कों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। पेंगोलिन की खाल का इस्तेमाल कर जूते, बेल्ट, बैग, अन्य फैशन उत्पाद बनाए जाते हैं, और जिससे इसकी तस्करी में लगातार वृद्धि हो रही है, और इसके संरक्षण की आवश्यकता है ताकि यह अनोखा जीव विलुप्ति की कगार पर न पहुंचे। पेंगोलिन के संरक्षण के लिए कई स्तरों पर कोशिशें भी जारी हैं, और इस अद्वितीय जीव के संरक्षण के लिए पेंगोलिन क्राइसिस फंड का गठन किया गया, और जिसके जरिए उनके आवासों और उनके जीवन को संरक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी पेंगोलिन को अवैध शिकार और उनके आवास के नुकसान से बचाने के लिए काम कर रहा है। पेंगोलिन का संरक्षण आवश्यक है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे और कीट नियंत्रण में प्राकृतिक रूप से सहायता मिल सके। तो इस तरह की रिपोर्टें आती हैं, उनके बारे में जरूर रखा करिएगा याद, और इनके क्या फायदे होते हैं, ये क्या परिस्थिति के लिए लाभ पहुंचाते हैं, और क्यों इनकी संख्या घट रही है, ये भी आप लोग बता दिया करिएगा जब भी आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ये टिप्पणियां रहती हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये पर्यावरण अनुकूल खेती से खाद्य सुरक्षा, तो ये आर्टिकल बड़ा अच्छा लिखा जाता है, इसे जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। तो खाद्य पदार्थों की पोषण क्षमता फसलों के उत्पादन की विधि एवं कृषि प्रणाली पर भी निर्भर करती है। देश की 65% जनसंख्या गांव में निवास करती है, और ये आंकड़े जो नोट कर लिया करिएगा, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इनका उल्लेख जरूर कर दिया करिएगा। और इस तरह की जो समीक्षा रहती है, इन्हें रिपोर्ट रहती है, उनका भी उल्लेख करना चाहिए आपको। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 42.3% लोगों की आजीविका कृषि पर टिकी है। कितना? 42.3। और देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी लगभग 18.2% है। अब मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं ना कि भैया आप लोग क्या कर लीजिए, एनसीईआरटी किताबें जरूर पढ़ लीजिए, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। समय रहते हुए पढ़ लेना चाहिए। अब जीडीपी क्या होता है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो जीडीपी यानी कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है, यानी वे जो अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा खरीदे जाते हैं किसी देश में किसी निश्चित अवधि जैसे एक तिमाही या फिर एक वर्ष में उत्पादित होते हैं, या किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पन्न सभी उत्पादन को गिनता है। ठीक है। और खेती और इससे जुड़ी गतिविधियां उद्यानिकी, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन लोगों को खाद्य सुरक्षा, रोजगार के साथ साथ पोषण एवं स्वास्थ्य भी प्रदान करती हैं। आज देश में आप देखिए 328.9 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है। खाद्य सुरक्षा से आहार जनित रोगों से बचाव होता है। फसल उत्पादन के लिए अपनाई जाने वाली विधियां प्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन एवं मानवीय सेहत पर असर डालती हैं। क्या असर डालती हैं? और इसमें आप देखेंगे विषाक्त सूक्ष्म जीवों से संदूषित आहार का सेवन बीमारियों को दावत देता है। ऐसे में पर्यावरण अनुकूल कृषि मिट्टी के साथ साथ मानवीय स्वास्थ्य को समृद्ध करती है। कृषि एवं मानवीय स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो WHO के अनुसार दुनिया में बीमारियों की सबसे बड़ी जगह पर्याप्त भोजन न मिलने के साथ गैर पोषक खाद्यान्न का सेवन है।
इससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के साथ वे अन्य बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन में प्रशंसनीय वृद्धि दर्ज करने के बाद भी देश में एक बड़े वर्ग, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है। रासायनिक आपदे की खाद एवं कीटनाशकों के इस्तेमाल में बेहताशा वृद्धि मिट्टी को बंजर बना रही है। इसका मानवीय स्वास्थ्य पर भी गंभीर बीमारियों के रूप में सामने आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम पर्यावरण कार्यक्रम यूएनपी के अनुसार विश्व में 4 अरब टन कीटनाशकों का सालाना उपयोग हो रहा है। इस तरह की जो संस्थाएं हैं ना, इनके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। और जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ इन सभी संगठनों के बारे में हम लोगों ने बात की हुई है, तो वहाँ जाकर सभी संगठनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें तो 5 जून 1972 में स्थापना हुई थी इसकी। ये जरूर आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर आपको नैरोबी केन्या में देखने को मिलेगा। कीटनाशकों के अनियोजित एवं अत्यधिक उपयोग की वजह से तीक्ष्ण एवं दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव सामने आ रहे हैं। हर साल कीटनाशक विषाक्तता के लगभग 40 करोड़ मामले विश्व में दर्ज किए जाते हैं। इसमें से लगभग आप देखते हैं कि इनमें से लगभग 11,000 लोगों को जान भी गंवानी पड़ती है। और जैविक उर्वरक को प्रोत्साहन, तो देश में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पर्यावरण अनुकूल कृषि के लिए कई नीतिगत कदम उठाए गए हैं। रासायनिक कीटनाशकों की जगह जैव कीटनाशकों के उपयोग को प्रोत्साहन करने के लिए एकीकृत पेस्ट प्रबंधन योजना के अंतर्गत किसान क्षेत्र विद्यालय और मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो किसान की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों को भी जरूर याद रखा करिएगा, उन योजनाओं को भी नोट कर लिया करिएगा। केंद्र और राज्यों को प्रयोगशालाओं में भी जैव कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 1970 में स्थापित केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड कीटनाशकों से जुड़े विषयों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को सलाह देने का कार्य करता है। देश में कीटनाशकों के आयात निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक अधिनियम 1968 लागू है। और इस अधिनियम के अंतर्गत कीटनाशक प्रयोगशाला गाजियाबाद की स्थापना 1981 में की गई थी। कीटनाशकों के नमूने का विश्लेषण करने के साथ यह उनके प्रभाव तथा विषाक्तता भी निर्धारित करती है। जैविक खाद खेतों में बेहताशा उपयोग में लाए जा रहे हैं और रासायनिक खादों का हरित विकल्प है। और इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा गत वर्ष से शुरू किए गए पीएम परिणाम योजना के अंतर्गत तहत किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को तय वित्तीय वर्ष में पिछले 3 साल की तुलना में रासायनिक उर्वरकों यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी की खपत कम कर बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% अनुदान वापस दिया जाता है। जैविक और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा, भारत में जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले विश्व में पहले स्थान पर है। जैविक खेती के अंतर्गत कुल रकबे की दृष्टि से हम 9वें स्थान पर हैं। सिक्किम पूरी तरह से जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का पहला राज्य बन चुका है। और देश में पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास कार्यक्रम 2015 में शुरू किए गए थे। और आप देखिए PKVY की उपयोजना भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति 2019-20 से क्रियान्वित है। इसके तहत 4.09 लाख हेक्टेयर जमीन प्राकृतिक कृषि के दायरे में लाई जा चुकी है। और इससे जैविक बीज और खाद के इस्तेमाल तथा रासायनिक मुक्त कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। और इससे लोगों की थाली में पहुंचने वाला भोजन हानिकारक रसायन से मुक्त हो रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 3 साल की अवधि के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। और इससे लाभार्थी किसान जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, वर्मी कंपोस्ट, वनस्पतिक अर्क तैयार कर रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने प्राकृतिक खेती की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु प्रमुख है। गुजरात में डांग जिला पूरी तरह से प्राकृतिक खेती वाला जिला बन चुका है। वर्तमान में गुजरात में आप देखिए 4,32,000 किसान जैविक खेती कर रहे हैं। राज्य सरकार ने अब तक 12,36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया है। गायों पर आधारित प्राकृतिक खेती करने के लिए राज्य सरकार ने 1,86,000 किसानों को गाय पालने के लिए 900 रुपये प्रति माह दे रही है। डांग के अलावा देवभूमि, द्वारका, नर्मदा, गिर सोमनाथ और आनंद जिलों में जैविक खेती करने वाले किसान अपेक्षाकृत अधिक हैं। फल एवं सब्जियों का परिरक्षण, तो ताजे फल सब्जियों उचित प्रबंधन न होने से खेतों में ही नष्ट होने लगती हैं। ऐसे में इन्हें खाने योग्य बनाए
रखने के लिए परिरक्षित किया जाना आवश्यक है। इससे किसानों को फसल की बर्बादी से निजात मिलती है। साथ ही गैर ऋतु अथवा कम उत्पादन की स्थिति में भी भोज्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के लिए निर्जलीकरण एवं सुखाना सबसे लोकप्रिय और लागत सक्षम विधि है, और इसमें सब्जियों और फलों में नमी को इस स्तर तक कम कर दिया जाता है कि उसमें बैक्टीरिया, विषाणु तथा अन्य फफूंद का विकास थम जाता है, और इससे खाद्य पदार्थों का आयतन भी कम होता है और उनका संग्रहण आसान होता है। सूखी हुई खाद्य वस्तुओं में कर्बोज, प्रोटीन, खनिज, अन्य पोषक तत्व नमी की न्यूनता के कारण बढ़ जाते हैं। फलों सब्जियों का उत्पादन रोजगार के साथ लोगों की पोषण क्षमता को भी बेहतर बनाता है। केंद्र सरकार क्लीन प्लांट प्रोग्राम चला रही है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य फलों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ावा देना है, और इसके तहत देश में 9 विश्वसनीय क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित होंगे। ये भारत में अलग अलग कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुसार हरित पादप प्रजातियों और तकनीकें विकसित करेंगे, और इससे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से समृद्ध किया जाएगा। ये पोषक सब्जियों का आंगन गृह वाटिका, घरों के चारों ओर उपलब्ध खाली जगह में विकसित की जाने वाली बगिया यानी गृह वाटिका में सोलोनेसी कुल की सब्जियां जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च आदि, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां जैसे कद्दू, लौकी, करेला, परवल, खीरा, खरबूजा आदि, लेगुमिनेसी कुल की सब्जियां मटर, सेम, लोबिया आदि, क्रोसीफेरी कुल की सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी आसानी से उत्पादित की जा सकती हैं। 2018 में शुरू किए गए पोषण अभियान पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत देश भर में पोषण वाटिका या फिर न्यूट्री गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं, और जिससे घर और गांव में भी फलों, सब्जियों, औषधीय पौधों एवं जड़ी बूटियों की पहुंच तय की जा सके। आहार विविधता एवं पौष्टिक स्थानीय उपज की खपत को बढ़ावा देने के लिए लगभग 4 लाख पोषण वाटिकाएं विकसित की जा चुकी हैं। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को पोषण वाटिका विकसित करने का प्रशिक्षण स्वयं सहायता समूहों में दिया जाता है। अच्छी पहले बायो फोर्टिफाइड खाद्यान्नों की बढ़ती मांग। तो इन दिनों चावल, गेहूं, अन्न, परंपरागत खाद्य पदार्थों में कुछ पोषक पदार्थों की कमी दर्ज की जा रही है। इसमें पर्याप्त भोजन करने के बाद भी हमारे शरीर में आवश्यक पोषक तत्व, विटामिन, प्रोटीन आदि की कमी हो जाती है, और इस कमी को दूर करने के लिए जैव प्रबलीकरण बायोफोर्टिफिकेशन विधियों से खाद्य फसलों को पोषण युक्त बनाया जा रहा है। अब तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 100 से अधिक फसलों की बायोफोर्टिफाइड किस्में जारी कर चुका है। जैव प्रबलीकरण के तहत खाद्य पदार्थों में बाह्य रूप से पोषक पदार्थों का समावेश कर उन्हें अतिरिक्त पोषक पदार्थों से युक्त किया जाता है, और भारतीय खाद्य नियामक प्राधिकरण द्वारा चावल, गेहूं के आटे, दूध, तेल, नमक के फोर्टिफिकेशन को मंजूरी दे दी गई है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा फोर्टिफाइड खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है, और जिससे कुपोषण के विरुद्ध जंग आसान हुई है। और फोर्टिफाइड गेहूं के आटे में फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा का समावेशन होता है, और इससे एनीमिया जैसी स्वास्थ्य चुनौतियां से भी निपटा जा सकता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ऐसे में चावल के फोर्टिफिकेशन से देश के बड़े तबके को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराया जा सकता है। लोगों में आयोडीन और आयरन की कमी दूर करने में आयोडीन युक्त फोर्टिफाइड नमक की विशेष भूमिका है। देश में प्रत्येक वर्ष 90 लाख गर्भवती महिलाएं और 80 लाख नवजात आयोडीन की कमी के से जोखिम में होते हैं। इस तरह का आर्टिकल होना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आपको मुख्य परीक्षा के लिए मिल जाते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी मिल जाते हैं। अब देखिए हरियाणा में चुनाव के रिजल्ट आए, उसी को लेकर बातें हो रही हैं, देख सकते हैं आपको देखना हो तो। ये आपने देखा होगा अभी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका आयोग ने भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पर जो चिंता जताई ना, जो रिपोर्ट जारी की ना, उसी को लेकर लिखा जा रहा है। कल भी हम लोगों ने बात की हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय इसमें अब देखिए आयोग ने भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन की बात की है और इस संबंध में कुछ घटनाओं की चर्चा की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे न सिर्फ तथ्यात्मक रूप से गलत बताया, अपितु भारत पर दबाव बनाने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा बताया। देखा जाए तो अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट न सिर्फ तथ्यात्मक रूप से गलत है, अपितु अल्पसंख्यकों के भारतीय समाज में योगदान को भी नकारने जैसा है। वसुदेव कुटुंबकम केवल एक आदर्श वाक्य नहीं है, अपितु इसमें भारतीय जीवन दर्शन की पूर्ण अभिव्यक्ति है। एक राष्ट्र के रूप में भारत में अनेक विषम
विचारधाराओं, धर्म, जातियों, प्रजातियों का समान अस्तित्व सदियों से विद्यमान है। संघर्ष के स्थान पर समन्वय व मानवीय विचारधारा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना प्राचीन काल से भारतीय समाज की विशेषता है। भारत में सिर्फ विश्व के कई धर्मों का जन्म स्थान रहा है, अपितु सभी धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करके राष्ट्र निर्माण की नई संकल्पना भी प्रस्तुत किया है। प्राचीन काल से ही भारत में वैचारिक और धार्मिक स्वतंत्रता रही है और अलग अलग क्षेत्र में कई धर्म, पंथ और संप्रदाय विकसित हुए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा की घाटी में कई धार्मिक विचारधाराएं सामने आई जो आपस में अंतर विरोधी थी और लेकिन उनके धर्माचारों के बीच निरंतर संवाद होता रहा। अशोक की धम्म की नीति में सभी विचारधाराओं के बीच समन्वय स्थापित किया गया। भारत में यूनानी, शक, कुषाण, हुड़ अलग अलग समय पर में आए भारतीय संस्कृति के साथ समन्वय बनाने में सफल रहे। मध्यकाल में अरब, तुर्क, मंगोल, अफगान जैसे शक्तियां भारत में आईं और धार्मिक अंतर्विरोध के बाद भी भारतीय समाज में समाहित हो गईं। आधुनिक काल में पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, डैन और ब्रिटिश भारत आए और आज भी भारत में के अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक निवास कर रहे हैं। अलग धर्म, भाषा, संस्कृति के बाद भी किसी भी समुदाय ने भारत में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शिकायत नहीं की है। पारसी समुदाय जब ईरान दूसरे देशों में प्रताड़ित हो रहा था तो 766 ईस्वी से भारत में शरण लेने के लिए आया और आज भारत में पारसियों की सर्वाधिक संख्या है। पारसियों की तरह यहूदी भी धार्मिक अत्याचार से बचने के लिए भारत में आए। वे भारतीय समाज को आत्मसात करते हुए अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में सफल रहे। आज भारत में यहूदियों की जनसंख्या करीब 5000 है और वे व्यापार, फिल्म और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत में दाऊदी बोहरा इस्लाम की शिया इस्लामी शाखा का धार्मिक संप्रदाय है। यह समुदाय अपने कर्तव्य निष्ठा, परोपकारिता और राष्ट्र प्रेम के लिए जाना जाता है। खोजा मुस्लिम भारत में इस्लाम के निजारी इस्माइलिया संप्रदाय से संबंधित हैं। खोजा संप्रदाय में धार्मिक समन्वय और परोपकारिता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत में सिख समाज ने अपने महान गुरुओं की परंपरा का पालन करते हुए देश को आर्थिक समृद्धि प्रदान किया है। सिख परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। सिख समुदाय ने न सिर्फ सामाजिक समानता और परोपकारिता का उदाहरण प्रस्तुत किया है, अपितु सत्य को स्वीकार करने और अधर्म का विनाश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। और आप देखिए 1959 में चीन के दमन के बाद दलाई लामा अपने अनुयायियों सहित भारत आए और चीन की धमकी के बाद भी भारत ने उन्हें न सिर्फ शरण दी अपितु मानवीय भावना का परिचय देते हुए धर्मशाला से अपनी सरकार चलाने की अनुमति भी दी। आज भारत में बौद्ध मत के अनुयायी पूरी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ योगदान दे रहे हैं। भारत में आजादी के बाद भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यकों को सभी संवैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए साथ साथ कई सामाजिक सांस्कृतिक विशेषाधिकार भी प्रदान किए। इससे भारत में अल्पसंख्यक समुदाय सर्वोच्च संवैधानिक और राजनीतिक स्थिति प्राप्त करने में सफल रहा और उन दायित्वों का राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप निर्वहन भी किया है। भारतीय समाज अपनी उदारता और लोकतांत्रिक संस्कृति के कारण एक मिश्रित समाज के रूप में विकसित हुआ है और जहां सभी प्रमुख धर्म और विचारों ने न सिर्फ एक दूसरे को महत्व प्रदान किया अपितु उनके सर्वश्रेष्ठ तत्वों को भी स्वीकार किया। सभी धर्मों की भी सांस्कृतिक एकता ने भारत को न सिर्फ समृद्ध किया अपितु उसकी ऐतिहासिक विरासत को निरंतरता भी प्रदान की है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यकों को भय दिखाना और उसका चुनावी लाभ लेना न सिर्फ भारतीय लोकतांत्रिक मूल्य के विरुद्ध है अपितु इतिहास की उपयोगिता का भी अनादर भी है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।